ओके, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मीट्रिक टेंसर, जिसको हम ईटा म्यू न्यू कहते हैं मिंकाउस्कियन स्पेस के लिए या 1+3 डायमेंशन के लिए, वो आपका बेसिस वेक्टर से डिफाइन होता है। वो क्या होता है? बेसिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ई म्यू डॉट ई न्यू इक्वल टू ईटा म्यू न्यू। और हमने देखा था कि इसका इनवर्स भी वही होता है। तो हमारे नोटेशन में क्या है? 1 माइनस माइनस माइनस। तो 1 किसके लिए है? टाइम के लिए, और माइनस 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 ये जो है ये स्पेस डायरेक्शंस के लिए है। और इस तरह से आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाती है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करता है कि कोई भी जो है स्पेस कैसा है। तो यहाँ पे किसी भी मिंकाउस्कियन टाइप की स्पेस के लिए ये हमेशा क्या होता है? स्पेस और टाइम का सिग्नेचर अलग अलग होता है। और फिर इसका यूज करके हम कैसे डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो दो वेक्टर्स हैं मिंकाउस्कियन स्पेस में, और उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा ये भी हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारे मैथमेटिकल प्रिलिमिनरी थी, मतलब जो आगे पढ़ने के लिए फिजिक्स जरूरी थी, मैथमेटिक्स जरूरी थी, वो हमने लगभग लगभग कर लिया, और जो चीज जरूरत पड़ेगी उसको हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स की ओर बढ़ने जा रहे हैं ना, और देखते हैं कि अगर हम 4 डायमेंशन में जाते हैं तो जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं या किस तरह से अपना शेप लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले 4 मोमेंटम ऑपरेटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 4 मोमेंटम ऑपरेटर। तो आपको पहले पता है कि 4 मोमेंटम कैसे लिखते हैं हम? 4 मोमेंटम को लिखते हैं पी म्यू, और इसको हमने आपको बताया था ये कितना होता है? E/c। और क्या होता है आपका? वेक्टर p होता है। ठीक है ना? ये p जरा b जैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये हो गया, ठीक है। ये हमारा होता है 4 मोमेंटम। अब इसको अगर हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? इन ऑपरेटर फॉर्म। तो ऑपरेटर फॉर्म के लिए क्या हम करते हैं? एक कैप साइन लगा देते हैं, कैप या हैट जो भी बोलो इसको। तो ये हो जाएगा, ई भी क्या हो जाएगा? ई के ऊपर भी एक हैट लग जाएगा, और सी तो ये कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं होना है। और जो वेक्टर पी है, अब ये क्या हो जाएगा? कैप पी हो जाएगा। मतलब ये मोमेंटम ऑपरेटर हो गया। पहले क्या था? मोमेंटम ऑपरेटर नहीं था, अब क्या हो गया? मोमेंटम ऑपरेटर हो गया। तो आपको बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स से पता है कि 1/c, और ई क्या है? एनर्जी ऑपरेटर है। तो कोई मुझे बता सकता है क्या कि एनर्जी ऑपरेटर को हम क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे लिखते हैं? आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी सर। आई एच क्रॉस नहीं बोलते, आई एच बार बोलते हैं, ठीक है। आई एच बार एंड पार्शियल डेल नहीं बोलते हैं, इसको पार्शियल टी, पार्शियल बाई पार्शियल टी ऐसे कर सकते हो। ये हो गया हमारा पहला टर्म। और पी को हम क्या लिखते हैं? माइनस आई एच क्रॉस पार्शियल पार्शियल एक्स। माइनस आई एच बार, और ये हो गया नेबला ऑपरेटर। यही लिखते हैं हम। जी सर। वेरी गुड। तो अब यहाँ से देखो, आई एच बार कॉमन है, तो आई एच बार को आप बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचा? 1/c एंड पार्शियल पार्शियल टी, और ये कितना हो गया? माइनस ऑफ, ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस सर। ओके। तो अब हम पुराने नोटेशन में लौट चले। पुराना नोटेशन क्या कहता है? या सॉरी, नया नोटेशन। नया नोटेशन क्या कहता है? 1/c पार्शियल पार्शियल टी, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं पार्शियल एक्स नॉट, सॉरी एक्स नॉट लिखते हैं। ऐसा लिख सकते हैं हम। जी सर। ओके। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं
पार्शियल पार्शियल x1, ये नीचे है, ध्यान रखिए नीचे है, और ये क्या हो जाएगा पार्शियल पार्शियल x2, और ये हो जाएगा पार्शियल पार्शियल x3। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? जी सर। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, पार्शियल पार्शियल x1 का मतलब होता है पार्शियल पार्शियल x1 का मतलब होता है माइनस ऑफ x होता है, इसको आप माइनस ऑफ पार्शियल x लिख सकते हो। इसी तरह से पार्शियल ऑफ x2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पार्शियल y हो जाएगा, एंड सो ऑन। और अगर ये इसको हम उल्टा कर दे तो क्या होगा, अगर हम इसको ऐसा लिखें पार्शियल पार्शियल x1 लिखें तो ये होगा पार्शियल पार्शियल x होगा, यहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा। ये 1 जब सबस्क्रिप्ट होगा तभी जो है ये पार्शियल साइन निगेटिव होगा। इतना क्लियर हो गया सबको? है ना? इतना क्लियर हो गया? हेलो, क्या कोई डाउट है आपको? नो सर। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, हमने बताया था आपको पार्शियल पार्शियल एक्स म्यू को कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है पार्शियल म्यू लिखा जाता है, राइट? इसको क्या लिखते हैं, पार्शियल म्यू लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, पार्शियल 0 लिखेंगे, इसको पार्शियल 1 लिखेंगे, इसको पार्शियल 2 लिखेंगे, इसको पार्शियल 3 लिखेंगे। ओके, तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, आई एच बार एंड पार्शियल म्यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब एक रिलेशन हो गया कि 4 मोमेंटम ऑपरेटर जो आपका है पी म्यू, उसको आप लिख सकते हैं आई एच बार एंड पार्शियल म्यू। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनने जा रहा है, जिसको हम आगे अभी इस्तेमाल करने जा रहे हैं आज, राइट? अब सवाल उठता है व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट पी म्यू जो कोवेरिएंट है, इसका फॉर्म क्या होगा, कोवेरिएंट 4 मोमेंटम के लिए क्या होगा? तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी इसको किए थे, और बहुत ही यहाँ पे क्लेवरली चीजों को देखना पड़ेगा, जरा सी गलती होगी तो आपका पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, और आप एग्जाम में कहोगे अरे अरे ऐसे कुछ था ऐसे कुछ था, और एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, और आपका सब परिश्रम बेकार हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि यहीं पे गलती बच्चे करते हैं, मैंने भी की थी, तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि यहीं पे गलती होती है। तो इसको हम लिखेंगे E बाई सी, और क्या लिखेंगे माइनस P, जैसा कि हमको पता है। तो आप इसको E बाई सी को क्या लिख सकते हैं, ऑपरेटर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ये, और ये हो गया आपका, अच्छी बात है, तो ये हो जाएगा 1 बाई सी एंड पार्शियल पार्शियल टी हो गया। और ये क्या हो जाएगा, अब ये माइनस, देखो यहाँ पे क्या था, ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आई एच बार एंड नेबुला वेक्टर। इसको हम यहाँ से आई एच बार निकाल लिए कॉमन, क्या निकाल लिए, आई एच बार कॉमन। तो यहाँ बचा 1 बाई सी पार्शियल पार्शियल टी, और यहाँ क्या बचा, पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई एंड पार्शियल पार्शियल जेड, पुराने नोटेशन में। नए नोटेशन में कैसे लिखेंगे इसको, नए नोटेशन में इसको लिखेंगे पार्शियल पार्शियल, अब इसको लिखेंगे x0 ऊपर में, इसको लिखेंगे पार्शियल x1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे पार्शियल x2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे पार्शियल x3 लिखेंगे, और ये बंद। और हमको पता है जब ये ऊपर होता है तो ये क्या होता है, ये नीचे होता है, क्योंकि पार्शियल अगर हम लिखते हैं इसको, पार्शियल म्यू का मतलब होता है पार्शियल पार्शियल एक्स
म्यू, ये नीचे है तो ये ऊपर होगा, और ये अगर ऊपर होता तो ये नीचे हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पार्शियल 0 और ये पार्शियल 1, दिस इज पार्शियल 2, दिस इज पार्शियल 3। ये हमारे पास इतने सारे कॉन्स्टेंट्स सॉरी ऑपरेटर्स आ गए। तो आप इसको इन जनरल लिख सकते हैं पार्शियल म्यू। तो अब आपके पास रिलेशनशिप मिल गया पी म्यू इक्वल टू नथिंग बट आई एच बार पार्शियल म्यू। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, इस रिजल्ट को भी बॉक्स में हमने बंद कर दिया। आर यू हैप्पी विद दिस रिजल्ट? यस सर। ठीक है, तो हमने अब हमारे पास क्या है, 4 डायमेंशनल वर्जन है। क्या है? 4 डायमेंशनल वर्जन। अच्छी बात है। अब हम एक चीज और ध्यान देना चाहेंगे, और वो चीज क्या है कि आपको 3 डायमेंशनल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है कि नहीं पता है, या 1 डायमेंशनल पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके बारे में? जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है इसका? कोई मुझे सजेस्ट करो। Sir, uncertainty in position into uncertainty in momentum greater or equal to h cross. ओके, और कम्यूटेशन रिलेशन कैसे आता है? एक्स एंड पी एक्स, कितना आता है आंसर? Sir, आई I h एच बार। cross. क्रॉस नहीं बोलते बच्चा, बार बोलते हैं, ठीक है। वाई एंड पी वाई, ये कितना आएगा? ठीक, और ये कितना आएगा? ठीक है, इज इट ओके? यस सर। अच्छी बात है। तो अब इसको हम अपने नए नोटेशन में लिख दे। x1 को हम क्या लिखते हैं? x1, और p1 को क्या लिखते हैं? px को क्या लिखेंगे? p1 लिखेंगे। कितना हो गया? आई एच बार हो गया। x2 p2 का क्या हो गया? आई एच बार हो गया। और x3 p3 का क्या हो गया? ये भी हो गया आई एच बार, राइट। बाकी सारे जी क्या है? बाकी सारे कम्यूटेशन 0 होंगे। अगर x1 का p2 के साथ लेंगे तो 0 हो जाएगा, x2 का जो है p1 के साथ लेंगे तो 0 हो जाएगा, रेस्ट आर 0। तो रेस्ट कम्यूटेटर्स या रेस्ट आर 0, ये हमको पता है, रेस्ट आर 0। तो अब हमारे पास एक तरीका है, हम इसको लिख सकते हैं एक्स आई और पी जे, और यहां पर हम यूज कर लेते हैं क्रोनेकर डेल्टा डेल्टा आई जे। अच्छा रुको, यहाँ पे आई जे सेम हो जाएगा ना, थोड़ा मैं डिफरेंट कर लेता हूँ इसको। एक्स ए एंड पी बी कर लेते हैं, अब चलेगा? तो डेल्टा ए बी हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, अगर जो है ए और बी दोनों सेम हुए तब तो ये एग्जिस्ट करेगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। पक्का? जी सर। Yes, sir. चलो देख लेते हैं, दिस इज जस्ट टू चेक। ओके, चेक करते हैं इसको। तो
ए की वैल्यू हम क्या रखते हैं, पहले 1 रखते हैं, और बी की वैल्यू क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए और पी, सॉरी ए की जगह हमने 1 रखा ना, तो 1 और पी की जगह क्या रखा, 2। मतलब कितना हो गया, x1 होता है x और p2 कितना होता है, py। तो ये होता है 0। राइट साइड देखो, आई एच बार डेल्टा 1 2, हमने बताया था कि जब क्रोनिकल डेल्टा में दोनों इंडिसेज क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो RHS और LHS क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, इसलिए हमारा काम सही हो गया। ठीक है, हेलो। जी सर। अच्छा, लेकिन आपको एक तो कम्यूटेटर पता है, एक कम्यूटेटर और भी होता है जिसका टाइम और एनर्जी के साथ होता है। तो कोई जरा मुझे बताओ कि टाइम और एनर्जी कम्यूटेटर क्या होता है। कृष्णा अपनी माइक ऑफ। टाइम और एनर्जी का कम्यूटेटर क्या होता है, कोई सजेस्ट कर सकता है मुझे। ई टी इज इक्वल टू T इज इक्वल टू आई एच क्रॉस सर। T एंड E ऑपरेटर E, ये कितना होता है, आई एच बार। ये सबको पता है, हाँ। यस सर। यही होता है ना, कि कुछ और होता है। टी ऑपरेटर नहीं है, इसका कम्यूटेटर नहीं बनेगा, ठीक है, इसका कम्यूटेटर नहीं बनता है। तो इनफैक्ट जो है, इसको हम कैसे हैंडल करें इस चीज को, यहीं पे फिर आता है श्रोडिंगर का जीनियस। श्रोडिंगर जो है बहुत जीनियस इंसान थे। श्रोडिंगर ने ही सबसे पहले सर रिलेटिविस्टिक टाइम, क्वांटम मैकेनिक्स, ऑपरेटर नहीं है इसलिए सर इसको आप नहीं टाइम, कर सकते। टाइम हाँ ऑपरेटर बोलो। नहीं है। नहीं, क्वांटम सर मैकेनिक्स में टाइम टाइम इज नॉट ऑपरेटर एन नहीं है। ऑपरेटर ना, यही सर तो टाइम दिक्कत हो गई थी। रिवर्सल, सर वो टाइम दूसरा, रिवर्सल। वो ऑपरेटर है पर टाइम ऑपरेटर नहीं है। यहीं पे श्रोडिंगर जो है फंस गए थे, और उन्होंने अपना सारा रिसर्च छोड़ करके आगे बढ़ गए। लेकिन आगे आए क्लेन, गॉर्डन और डिराक, इन दोनों ने उसी को आगे बढ़ाया और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। लेकिन रिलेटिविटी वाले क्या करते हैं, रिलेटिविटी वालों ने इसको मैनेज किया, उन्होंने इसको मैनेज किया और क्या लिखा इसको, उसको लिखा इन्होंने, इसका रिलेटिविस्टिक वर्जन लिखा कि सीटी, ये आपका जो है उन्होंने लिखा सीटी को, सीटी और ई लिखा, ई बाई सी लिखा। उन्होंने कहा ये जो है हमारा, ये हमारा जो है मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, एक्स नॉट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, पी नॉट हो गया। तो ये आई एच बार लिखा जा सकता है, ये आई एच बार लिखा जा सकता है। तो इस तरह से अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया x0 p0 इक्वल टू आई एच बार, और सिमिलरली क्या है, x a एंड p b, ये क्या हो गया, आई एच बार डेल्टा ए बी हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम 4 डायमेंशनल डेल्टा की बात करते हैं। तो 4 डायमेंशनल डेल्टा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x म्यू, और इसको लिखेंगे p न्यू। और अब यहाँ पे डेल्टा का 4 डायमेंशनल वर्जन क्या होता है, ईटा म्यू न्यू होता है। क्या होता है, ईटा म्यू न्यू। तो ये जो है हमारा 4 डायमेंशनल रिलेशन हो गया, किसके लिए, अनसर्टेनिटी के लिए। क्या हो गया, ये 4 डायमेंशनल रिलेशन फॉर अनसर्टेनिटी। इसको भी हम डब्बा में बंद कर देते हैं, ये कर दिया बंद। चलो इतना काम हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं
रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की ओर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन सा, क्लेइन गार्डन इक्वेशन। तो क्लेइन और गॉर्डन ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डेवलप किया था। सबसे पहले इसको श्रोडिंगर ने किया था, वहीं ऊपर में फंस गए थे, इसलिए उन्होंने आगे नहीं लिखा, लेकिन क्लेइन गार्डन ने इसको आगे किया और इसलिए इनके नाम से ये फेमस है। तो रिकॉल, हमारे पास एक कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है आपको पता है कि हमने दिखाया था पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ये रिलेशन आपको याद है? यस सर। Yes, sir. ओके, ये रिलेशन याद है ना? ठीक है। तो अब जो है हमारे पास क्या है, इसका ऑपरेटर फॉर्म में। ऑपरेटर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको हम, इन ऑपरेटर फॉर्म हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। पर ऑपरेटर होता है तो उसके साथ क्या होता है, कोई फंक्शन होना चाहिए ऑपरेटर के लिए। तो हमने कहा एक फंक्शन, इसका नाम दिया हमने फाई, और किसका फंक्शन है, टी एंड आर का। आर मतलब वेक्टर पोजीशन हो गई, और इधर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो गया फाई, और टी आर का फंक्शन हो गया। ओके, टाइम और स्पेस का फंक्शन हो गया। फाई इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, राइट? यस सर। तो अभी हमने देखा था पिछली बार में, देखो कि पी म्यू कितना होता है, आई एच बार पार्शियल में, और स्मॉल ए कोवेरिएंट पी म्यू कितना होता है, आई एच बार पार्शियल में। तो इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो पी म्यू हो जाएगा ऑपरेटर वाइज, और ये क्या हो जाएगा, पी म्यू ऑपरेटर वाइज, और ये हो गया फाई और ये हो गया फाई टी एंड आर इक्वल टू क्या हो गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड फाई टी एंड आर, राइट? तो पी म्यू इसको क्या लिखते हैं हम, आई एच बार पार्शियल म्यू, क्या हम यही लिखते हैं? और इसको कितना लिखते हैं, आई एच बार पार्शियल म्यू, ऐसे लिखते हैं। और ये आपका फंक्शन हम यहाँ पे लिख दिए, टाइम और आर का फंक्शन। इसको लिखा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा फाई टी एंड आर। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? Yes, sir. तो आपको पता है आई स्क्वायर कितना होता है, -1। माइनस होता है, और एच बार क्या हो जाएगा, एच बार स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पार्शियल म्यू एंड पार्शियल म्यू, और ये हो गया फाई टी एंड आर। इधर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर फाई टी एंड आर हो जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? जी। Yes, sir. अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो पार्शियल म्यू है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हमने देखा था पिछली बार, हमने इसको लिखा था डी एलम्बर्शन ऑपरेटर बॉक्स। अभी भी दिखाऊंगा कि बॉक्स का मतलब क्या होता है, फाई, और ये हो गया टी आर, और इक्वल टू क्या हो गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर और फाई एंड टी आर हो गया, राइट? वेयर ये क्या होता है, 1/c स्क्वायर पार्शियल t2 एंड माइनस, यही ऑपरेटर होता है, हमने आपको पिछली बार दिखाया था फर्स्ट या सेकंड क्लास में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। ओके, तो अब यहाँ से देखो
ये h बार स्क्वायर क्या है आपको कांस्टेंट है, इधर m कांस्टेंट इधर c कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट को हम एक किनारे फेंक देते हैं उठा करके। तो कहाँ फेंक दिया जाए, राइट में फेंक दिया जाए। और हम सिर्फ फाई लिख दें, समझ जाओगे, क्योंकि अब यहाँ पे टी आर लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एंड c स्क्वायर एंड h बार स्क्वायर एंड फाई। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? यस सर। हेलो। तो अब ये हो जाएगा आपका इक्वेशन m स्क्वायर c स्क्वायर अपान h बार स्क्वायर एंड बिग फाई इक्वल टू 0। ओके, इसको भी बॉक्स में पैक कर दो, इसको भी बॉक्स में पैक कर दो, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसको हम एक नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज, नॉट दिस कलर, दिस इक्वेशन इज known as Klein Gordon इक्वेशन। ठीक है, एवरीबडी सेटिस्फाइड? सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. अच्छी। तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशन क्या है? हमने देखा क्लेन गॉर्डन इक्वेशन है बॉक्स प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर बाई h बार स्क्वायर एंड एक्टिंग ऑन फाई इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे एक मजेदार चीज आपको बताते हैं हम। मजेदार चीज क्या है कि ये जो है ये कनेक्शन कहाँ से आया, ये कौन सा रिलेशन है, ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। क्या है, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। मतलब कैसे पार्टिकल के रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए ये कनेक्शन है। दिस कनेक्शन इज फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये क्या है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए है। सो दिस केजी इक्वेशन, क्लेन गार्डन को हम शॉर्ट फॉर्म में केजी इक्वेशन, के फॉर क्लेन, जी फॉर गॉर्डन इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी relativistic particle, be it fermions or be it bosons। तो बोसान और फर्मियान के बारे में आप जानते हैं? यस सर। तो बताइए बोसान के लिए क्या, बोसान की क्या कंडीशन है, कैसे पहचानोगे, और फर्मियान की क्या कंडीशन? सर फर्मियान जो होते हैं हाफ इंटीग्रल स्पिन होते हैं, और जो बोसान होते हैं वो फुल इंटीग्रल स्पिन होता है। अच्छा, मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हो जो बोसान हो और फर्मियान हो? सर इलेक्ट्रॉन हमारा फर्मियान है, फोटॉन हमारा बोसान है। अच्छा, तो अब हम जो है कैटेगरी आपको बता देते हैं। स्पिन की वैल्यू अगर 0 होती है तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलर। क्या बोलते हैं, स्केलर पार्टिकल। और ये क्या है, बोसान है, क्योंकि ये इंटीजर स्पिन है। h बार कर देते हैं। अगर ये क्या है, हाफ h बार है, तो इसको क्या कहेंगे, फर्मियान कहेंगे। और कौन सा फर्मियान कहेंगे, या इसको स्पाइनर कहते हैं, इनफैक्ट स्पाइनर। और ये हो गया फर्मियान हो गया। एस की वैल्यू क्या हो गई, फुल h बार, तो इसको क्या बोलेंगे, गेज बोसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेज बोसान। तो ये भी क्या है, आपका बोसान है। और इसकी वैल्यू क्या कर दें, 3 हाफ h बार कर दें, तो क्या हो गया, ये हाई स्पिन फर्मियान हो गया।
और S इक्वल टू क्या हो गया इसका 2H बार। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ग्रेविटान होता है। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटान, जो अभी तक खोजा नहीं जा सका है। तो आपने देखा जितने भी जो है स्पिन हाफ वाले हैं फर्मियान है, और जितने फुल स्पिन वाले हैं, चाहे 0 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो, वो सब क्या है, बोसान्स हैं। इतना क्लियर हो गया। यहाँ आपने जो 0 एच क्लास पे स्केलर लिए हैं, ये सर इसका अगर हम इंट्यूशन देखना चाहें, जो स्केलर हम जानते हैं, तो सर उससे इसका क्या कोरिलेशन बन जाएगा? हाँ बन जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है 2S + 1 होता है ना, तो फार्मूला में 2S की जगह 0 रख दो, तो 0 रखने पर कितना हो जाएगा, कितने कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट। हमने आपको बताया था कि स्केलर का हमेशा एक ही कंपोनेंट होता है, तो कितना कंपोनेंट हुआ, एक कंपोनेंट। और S इक्वल टू हाफ रख दो तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो 2 डायमेंशनल स्पेस है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये आपका फर्मियान हो गया। 1 रखेंगे तो क्या 3 डायमेंशन में 3 बन जाएंगे, तो उसको वेक्टर बोसान भी बोलते हैं। ऐसे चलता है। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, इसलिए कोई भी चीज ऐसे नहीं कही जाएगी। इतना क्लियर हुआ सबको। हेलो। Yes, जी सर। sir. अब आती है बात प्रॉब्लम्स विद क्वांटम मैकेनिक्स। प्रॉब्लम्स विद क्वांटम मैकेनिक्स। अब आप कहोगे क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सी प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली जब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, तो हमको लिखना चाहिए यहाँ पे स्पेसिफिकली नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि अभी तक रिलेटिविटी को साथ में नहीं लिया गया था। अब रिलेटिविटी को साथ में लेने में क्या प्रॉब्लम है, तो पहला प्रॉब्लम है टाइम इज ए पैरामीटर इन एन आर लिख देंगे, समझ जाओगे, नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, टाइम इज ए पैरामीटर, ये ऑपरेटर नहीं है। while in relativity it is made a dimension as ct। ct लिख करके डायमेंशन बना देते हैं, इसको हम एक्स नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स नॉट, ये आपको याद होगा। तो दोनों के कॉन्सेप्ट ही अलग है। इसके लिए टाइम क्या है, पैरामीटर, उसके लिए क्या है, उसके लिए पैरामीटर नहीं है। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी में क्या है, ये एक डायमेंशन है। दूसरी प्रॉब्लम है एन आर क्यू एम नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, बिहेव्स या is defined in Hamiltonian formulation। relativity while relativity is more more easier करते हैं, is easier in Lagrangian formulation। अब
भाई तो बड़ी समस्या हो गई। एक तो हैमिल्टनियन में है और ये जो रिलेटिविटी है लैग्रांजियन में, दोनों की अप्रोच ही अलग है, दोनों की अप्रोच ही अलग है। ठीक है। तीसरा क्या है? हाँ बोलो सर लेकिन हैमिल्टनियन और हमारे लैग्रांजियन जो है वो इंटर कन्वर्बेबल है, तो इसमें प्रॉब्लम फिर क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम आएगी ना, अभी आगे बताएंगे प्रॉब्लम आएगी। स्पूरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती हैं, एक्स्ट्रा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है लेकिन वो थ्योरी में अपीयर हो जाती हैं। आगे पढ़ोगे इसको, आगे आप इसको पढ़ोगे कि कुछ ऐसी भी चीजें आती है जो होती नहीं है लेकिन वो फिर भी अपीयर होती है, मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तो उसको फिर सेट करने के लिए हम चीजों को रीडिफाइन करते हैं। और तीसरी दिक्कत क्या है? श्रोडिंजर इक्वेशन के साथ है। श्रोडिंजर इक्वेशन क्या कहता है? श्रोडिंजर इक्वेशन, तो श्रोडिंजर इक्वेशन किसी को याद है क्या होता है? माइनस एच बार स्क्वायर 2m एंड यही होता है ना? हेलो। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है आपका डबल डेरिवेटिव है और ये क्या है सिंगल डेरिवेटिव है। द RHS इज सिंगल डेरिवेटिव while LHS is डबल डेरिवेटिव। तो रिलेटिविस्टिक में क्या होना चाहिए? रिलेटिविस्टिक में दोनों को जो है ना सेम होना चाहिए। इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स either of the derivatives must have same order, या तो दोनों क्या हो सिंगल डेरिवेटिव हो और या तो दोनों क्या हो डबल डेरिवेटिव हो। ये हमारे पास क्या है रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पर है नहीं। तो अब ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से लोग जो है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि लोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्चुअली कुछ चीजें फ्लॉ कर रही थी। तो उन्होंने कहा, लोगों ने खास करके क्लेन गार्डन जो दो लड़के थे, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं हम सॉल्यूशन लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम मानकर चलते हैं कि हमारा मामला सही है और देखते हैं आगे कौन सी मुसीबतें आती है। मुसीबतें ज्यादा होगी तो छोड़ देंगे, नहीं होगी तो आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से उन्होंने लेट अस एज्यूम करके आगे बढ़ना शुरू किया। और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा रिलेटिविटी जो है वो प्रोफाउंड है अपने स्ट्रक्चर में और क्वांटम मैकेनिक्स प्रोफाउंड है, लेकिन रिलेटिविटी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के साथ बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा? वी हैव टू रीफॉर्मुलेट क्वांटम मैकेनिक्स इन relativistic frame. So to proceed for a relativistic version of QM, we have to formulate QM in relativistic
फ्रेमवर्क। तो इसके लिए जो है एक कॉन्सेप्ट दिया गया, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वांटाइजेशन। क्या कॉन्सेप्ट आता है, सेकेंड क्वांटाइजेशन। सो इट कुड बी डन बाय सेकंड क्वांटाइजेशन। तो फर्स्ट क्वांटाइजेशन क्या होता है, जहां पे डायनामिकल ऑपरेटर्स क्या हुए, डायनामिकल ऑपरेटर्स को हमने किस में चेंज किया, ऑपरेटर्स में, सॉरी डायनामिकल क्वांटिटीज को हमने ऑपरेटर्स में कन्वर्ट किया। ये क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वांटाइजेशन। और सेकेंड क्वांटाइजेशन क्या है, जहां पे देखो जैसे तुमको पता है, मैं ऐसे समझाता हूं। एक मान लो हमारे पास वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन क्या होता है, किसी को याद है, वन डायमेंशन में, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, किसी को वेव इक्वेशन याद है? Yes, sir. Under root 2 upon L sin n pi x upon L. नहीं नहीं, रुको रुको, d2 y dx2 इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर d2 y एंड dt पार्शियल हो गए। ठीक है, ये क्या होता है, वेव इक्वेशन है। यहाँ पे देखो दोनों डेरिवेटिव क्या है, डबल डेरिवेटिव है कि नहीं है? दोनों डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है, अच्छी बात है। तो पहले तो जो है रिलेटिविस्टिक फॉर्म में आ सकता है, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि पहला जो है कंडीशन ही फुलफिल कर रहा है। अब दूसरी चीज इसमें क्या है, दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो y है, y इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड x। तो y इज ए सिंपल फंक्शन, ठीक है, सिंपल फंक्शन है। अगर जो है हम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं, तो वहां पे जो आपका ऑपरेटर है, यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, पार्शियल पार्शियल x, और ऑपरेटर कौन है, पार्शियल टू पार्शियल t2। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये क्या है, ये ऑपरेटर्स हैं। तो फर्स्ट क्वांटाइजेशन क्या होगा, फर्स्ट क्वांटाइजेशन में होगा कि जो ऑपरेटर्स हैं, सॉरी ऑपरेटर्स, हाँ, जो ऑपरेटर्स हैं, ओके, इनको हम क्या बना देंगे, क्वांटम ऑपरेटर्स बना देते हैं। या डायनामिकल वेरिएबल भी कह लो इनको, ठीक है, इनको क्या बना देंगे हम, क्वांटम ऑपरेटर्स बना देंगे। ये कहलाता है फर्स्ट क्वांटाइजेशन। जैसे x क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने x है वो क्या हो जाएंगे, x कैप हो जाएंगे। मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, ये मोमेंटम हो जाएगा। एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, आई एच बार, ये इसको ऐसे लिखो, एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आई एच बार पार्शियल पार्शियल टी हो जाएगी, ठीक है ना। v क्या हो जाएगा आपका, ये आपका वी आर हो जाएगा। तो हर चीज क्या हो गई, ऑपरेटर में बदल गई। जितनी डायनामिकल क्वांटिटीज है क्या बदल गई, ऑपरेटर में बदल गई। लेकिन यहाँ पे अभी जो फंक्शन है, फंक्शन इज क्लासिकल, फंक्शन इज क्लासिकल। क्लासिकल मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। फंक्शन जैसा क्लासिकल मैकेनिज्म फंक्शन था बिल्कुल वैसे ही है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं है।
ओके, फंक्शन इज क्लासिकल, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया। कौन सा फंक्शन था हमारे पास? y है, तो y t x, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज है। जबकि x आपका ऑपरेटर बदल गया तो भी ये रहने अपने कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब सेकंड क्वांटाइजेशन में क्या होगा? जो फंक्शन है ये भी क्या हो जाएगा, जो साई टी आर था ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ऑपरेटर बन जाएगा। ये होता है सेकंड क्वांटाइजेशन में। ओके, हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब हम जो है थोड़ा सा लैग्रांजियन मैकेनिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बिना हम आगे रिलेटिविस्टिक थ्योरी या रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स नहीं कर पाएंगे। पूरी रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स किस पे चलती है? लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन चलती है। द होल रिलेटिविस्टिक QM is formulated in Lagrangian framework. ओके, अब लैग्रांजियन फ्रेमवर्क में होता क्या है आपको हम बताते हैं। तो ए लैग्रांजियन इज डिफाइंड एज, तो लैग्रांजियन असल में एक लैग्रांज नाम के वैज्ञानिक थे, मतलब मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट दोनों थे। ये भी फ्रेंच एरा के थे, या मतलब फ्रेंच टेरिटरी के थे। जैसे फ्रांस के आसपास जो देश हैं उन सबको मिलाकर फ्रेंच टेरिटरी बनता है। तो ऑस्ट्रिया हो गया, और इधर जो है आपका थोड़ा सा स्विट्जरलैंड का हिस्सा हो गया, और ये क्या नाम है, इस पे कब्जा कर लेते थे लोग अक्सर। फ्रांस हो गया, और दो चार देश और हैं आसपास छोटे छोटे, इन सबको मिलाकर फ्रेंच टेरिटरी बनती है। तो फ्रेंच टेरिटरी मतलब जहां तक फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, तो उसको फ्रेंच टेरिटरी बोलते हैं। जैसे हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी है, ऐसे फ्रेंच स्पीकिंग टेरिटरी है। तो ये लैग्रांज वही जो है उसी टेरिटरी के थे, फ्रेंच टेरिटरी से थे। तो लैग्रांज ने अपनी मतलब एक खुद की फार्मूलेशन दी थी, जिसकी मदद से हम जो है बहुत सारी इक्वेशन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। जहाँ पे न्यूटनियन मैकेनिक्स फेल हो जाती है, लैग्रांजियन वहां पे हमेशा काम करती है। आपको बताते चले, लैग्रांजियन मैकेनिक्स इज वेरी वेरी पॉपुलर। आप इसको अगर कभी भी हायर फिजिक्स में जाएंगे तो लैग्रांजियन मैकेनिक्स ही मिलेगा, चाहे रिलेटिविटी हो, चाहे जन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी हो, कॉस्मोलॉजी हो, स्ट्रिंग थ्योरी हो, और कंडेंस मैटर थ्योरी हो। हायर में जहां भी मतलब हाई डिफिनेशन या हाई जो है कह सकते हो मैथमेटिकल थ्योरी जाती है, वहां पे या मेनी बॉडी पार्टिकल्स आते हैं या मेनी पार्टिकल फिजिक्स आता है, वहां पे लैग्रांजियन मैकेनिक्स ही चलता है। न्यूटनियन मैकेनिक्स कंप्लीटली फेल्स देयर। तो लैग्रांजियन मैकेनिक्स में होता क्या है, एक लैग्रांजियन डिफाइन करते हैं। ए लैग्रांजियन इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हैं, इसको लिखते हैं कैपिटल एल, एल फॉर लैग्रांज। और ये जो होता है किसका फंक्शन होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड वेलोसिटी का, ठीक है। क्यू आई क्या है, क्यू आई जो है आपका कोऑर्डिनेट है, और क्यू आई डॉट क्या है, वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। अब आप कहोगे वेलोसिटी तो आप कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं, नहीं, कोऑर्डिनेट और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोऑर्डिनेट और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये कहाँ डिफाइन होता है, इसको कहते हैं डिफाइंड इन कौन सा, वेलोसिटी फेज स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फेज स्पेस। और क्यू आई को क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड ही हो, या थीटा फाई कुछ भी हो सकता है। और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग जो है ये इसकी
वेलोसिटी है, इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ओके, क्यू डॉट आई क्या है? जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। तो हम एल है आपका, इसको लिखते हैं कभी भी, इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की माइनस पोटेंशियल एनर्जी। पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी का एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है, और केई मतलब काइनेटिक एनर्जी का एब्रीवेशन है। तो ये दोनों का क्या होता है? डिफरेंस होता है। लैग्रेंजियन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो मान लो बहुत सारे पार्टिकल हैं और इंडिपेंडेंटली सब मूव कर रहे हैं, तो हर पार्टिकल का अपना क्या होगा? एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और हर पार्टिकल का क्या हो सकता है? एक फील्ड हो सकता है, जो उसमें क्या होगा? उसका पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम इसको लिखते हैं इन जनरल सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n पार्टिकल के लिए लिखेंगे, और क्या लिखेंगे इसको? हाफ एम आई वी आई की जगह क्यू आई डॉट लिखें, तो क्यू आई डॉट स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका एक बिग वी, और जिसमें क्या होगा? सारे जो है जितने भी हैं सबके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे Q1 Q2 एंड, तो इसको हम इन जनरल लिख क्यू आई लिखते हैं। तो ये होता है डिफिनीशन। क्यू आई डॉट, सॉरी डॉट है, तो देखो पहले टर्म में क्या है? यहाँ पे ये क्यू आई डॉट का फंक्शन है, और ये क्या है? क्यू आई का फंक्शन है। ये कोऑर्डिनेट है, पहला फंक्शन क्या है? ये सिर्फ कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है, और ये क्या है? वेलोसिटी डिपेंडेंट है। दोनों क्या है? दोनों के अलग अलग नेचर है। ओके गाइस? यस सर। ठीक है, तो ये एन पार्टिकल के लिए, मतलब एन पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एक से लेकर के अरब खरब इनफाइनाइट के आसपास भी ले सकते हैं, मतलब न्यूमरेबल हम कहेंगे, जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं। और सब क्या है? इंडिपेंडेंट है, ऐसा भी मान सकते हैं। नहीं है तो क्या होगा? वी टर्म आएगा। अगर वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक पोटेंशियल फील्ड आएगा जो सारे कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। देखो पोटेंशियल किस पे डिपेंड नहीं करता है? वेलोसिटी पे। और काइनेटिक टर्म किस पे डिपेंड नहीं करता है? पोजीशन पे। तो ये डिफरेंस है, अच्छी बात है। तो अब हम जो है बात करते हैं कि ये तो लैग्रेंजियन हो गया, पर ये लैग्रेंजियन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन है, ऐसे जो है लैग्रेंजियन इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं? इसके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो उसको हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स से अलग ही ब्रांच हो जाएगी। तो अभी आप इतना कर सकते हैं कि जो मैं लिख रहा हूं उसको आप रट डालिए। क्या करिए? रट डालिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए? लैग्रांज सिस्टम के लिए। तो इसको लिखते हैं पार्शियल एल और पार्शियल क्यू डॉट, और यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। ए मतलब कोई नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हुआ, और इस पूरे की क्वांटिटी को हम टी से डेरिवेटिव ले लेते हैं, और इधर क्या लिखते हैं? पार्शियल एल, और ये क्या हो जाएगा? क्यू ए हो जाएगा। यहाँ पे ए रनिंग फ्रॉम 1 टू n, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। कितने कोऑर्डिनेट है? n कोऑर्डिनेट्स हैं। उसको इन जनरल हम a से डिनोट कर रहे हैं, तो a मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है आयलर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप कहोगे कि हमको तो नहीं पता कि ये सही है गलत है, हमको तो नहीं पता कि सही है कि गलत है। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो हम चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होता है? हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाफ
के एक्स स्क्वायर होती है, सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना वन डायमेंशन में। इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर लिख सकते हो। वी को क्या लिखेंगे, एक्स डॉट लिखेंगे, चलेगा? जी। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, यही ना? और के क्या, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, राइट? तो लेग्रांजियन क्या हो जाएगा इसके लिए, लेग्रांजियन हो जाएगा हाफ एम और एक्स डॉट स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये लेग्रांजियन हो गया। तो फ्रॉम आयलर लैग्रांज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को EOM लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को शॉर्ट फॉर्म है EOM, E फॉर इक्वेशन, O फॉर ऑफ, और M फॉर मोशन। तो हमको याद है d बाई डी टी होता है, और क्या होगा, पार्शियल L बाई पार्शियल, यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन है, x ही है, और कोई तो है नहीं, और वेलोसिटी क्या है, x डॉट है, तो इसको लिख देंगे x डॉट, और इधर लिख दिया पार्शियल L बाई पार्शियल x। याद रखिए ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो d बाई डी टी। अब पूरे लैग्रांजियन में देखो x डॉट वाला टर्म कौन है, सिर्फ ये है, और कोई है नहीं है। तो इसको इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा, कोई बताओ? एम एक्स डॉट मिलेगा। 2 कहाँ गया, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड। और इधर आ जाओ, पार्शियल L बाई पार्शियल x, इसमें कोई ए वाले में देखो कोई यहाँ पे x है नहीं है, इसमें x है, ये वाले में, यहाँ पे आपका ये वाले टर्म में x है, यहाँ पे x है, इसमें x नहीं है। तो x वाले को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर। और m जो है कांस्टेंट होता है किसी भी इक्वेशन में, तो आप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी एक्स डॉट लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, राइट? और डी एक्स डॉट को क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स एंड डी टी टू लिख सकते हैं, और इसको इस तरफ ले आओ। अरे ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, SHM हो गया हार्मोनिक ऑसिलेशन, या हार्मोनिक SHO लिखें, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये कैसे आप निकालते थे, इसको आप निकालते थे न्यूटन इक्वेशन से निकालते थे ना, इस वाले इक्वेशन निकालते थे न्यूटन वाले से। F इक्वल टू कैसे करते थे, F इक्वल टू माइनस एक्स, फिर F इक्वल टू माइनस के एक्स, फिर आप क्या करते थे, F को मतलब लिखते थे डी टू एक्स बाई डी टी टू लिखते थे, फिर ये हो जाएगा प्लस के एक्स इक्वल टू 0 करते थे, फिर डी टू एक्स बाई डी टी टू करते थे, फिर क्या हो जाता था, के अपान एम हो जाता था, एक्स हो जाता था इक्वल टू 0 हो जाता था, फिर इसको डी टू एक्स बाई डी टी टू करते थे, फिर क्या हो जाएगा, इसको लिखते थे ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये इतना बड़ा आप करते थे किससे, न्यूटनियन से करते थे, और हमारे पास क्या हो गया, लैग्रांजियन से भी हमको वही आंसर मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काम न्यूटनियन मैकेनिक्स कर सकती है, वो काम तो लैग्रांजियन मैकेनिक्स कर ही देगी, ठीक है? साथ ही साथ ये वो भी काम कर सकती है जो न्यूटनियन मैकेनिक्स नहीं कर सकती है। इसीलिए लैग्रांजियन मैकेनिक्स इज मच मच सुपीरियर देन एनी अदर मैकेनिक्स या एनी अदर फार्मूलेशन, चाहे श्रोडिंगर और सॉरी चाहे हैमिल्टनियन फार्मूलेशन हो, चाहे न्यूटनियन फार्मूलेशन, चाहे डिलैम्बर्शियन हो, सबसे बेहतर है लैग्रांजियन फार्मूलेशन। तो बोलो लैग्रांज बाबा की जय। जय। बहुत बढ़िया सर इसको हम जय। अच्छा अभी सर बोले ये हाँ बोलो। हेलो, हाँ सर लैग्रांजियन में तो दूरी पे है ना, हाँ एक ही करके बोलो। आप सर थोड़ी दूरी पर है तो साउंड की स्पीड कम पड़ गई वहां तक पहुंचने में। मैं आपकी आवाज साफ नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या एक बार फिर से रिपीट करोगे? कुछ नहीं सर, कुछ
हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि हाँ जो हमारा न्यूटोनियन होता है वो तो सर फेल हो जाता है, तो बहुत पहले से हम जानते आ रहे थे सर, हाँ। लेकिन हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन एक्यूरेसी शो करते थे। पर सर हैमिल्टोनियन में फिर क्या प्रॉब्लम हो गई जो हमको मतलब लैग्रांजियन ही प्रेफर करना पड़ रहा है? क्योंकि रिलेटिविस्टिक फार्मूलेशन में हैमिल्टनियन फेज सेट नहीं आता है, यही प्रॉब्लम होती है। जब भी रिलेटिविस्टिक वर्जन लोगे तो वहां पे असल में वहां पे हैमिल्टन में क्या होता है, टाइम जो है वहां पे एक्सप्लिसिटली अलग है, और यहाँ पे टाइम को आप ले सकते हो एक पैरामीटर के तौर पे, या सॉरी एक डायमेंशन के तौर पे। हैमिल्टनियन में नहीं ले पाते हैं हम। हैमिल्टनियन में टाइम क्या है, वहां पे पैरामीटर है, यहाँ पे पैरामीटर नहीं। यहाँ पे जैसे हमने कहा था रिलेटिविटी में टाइम पैरामीटर नहीं है, रिलेटिविटी टाइम को c से मल्टीप्लाई करके डायमेंशन बना सकते हैं, लेकिन हैमिल्टनियन में क्या होता है, टाइम पैरामीटर है, तो वहां पे उसको आप डायमेंशन नहीं बना सकते हैं। यही एक दिक्कत आती है। तो यहाँ पे ये चाहे तो आप इसको पैरामीटर बनाओ चाहे न बनाओ, टाइम को आप पैरामीटर बना भी सकते हो और डायमेंशन भी बना सकते हो। ये ब्यूटी है लैग्रैंजियन में, ये हैमिल्टनियन में नहीं है। हैमिल्टनियन में टाइम इज ऑलवेज ए पैरामीटर। तो थोड़ा सा और है, मैं आपको 5 मिनट और ले सकता हूँ आपका। बिल्कुल सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसका रिलेटिविस्टिक वर्जन हम बात करेंगे। रिलेटिविस्टिक वर्जन, तो पहले हम शुरू करते हैं। अगर हम मानते हैं लैग्रैंजियन इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, टी एंड एक्स एंड वाई एंड जेड, ऐसा मान सकते हैं। यस बिल्कुल। सर। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो रिलेटिविटी में क्या है, अब ये जो है टी क्या है, आपका डायमेंशन है, ये आपका पैरामीटर नहीं है। टी इज नॉट ए पैरामीटर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, पैरामीटर मतलब टी एक्स वाई जेड ऑल आर फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर। और वो पैरामीटर क्या हो सकता है, सम इनवेरिएंट पैरामीटर होगा, क्योंकि लैग्रैंजियन या रिलेटिविटी में इनवेरिएंट पैरामीटर की बहुत जरूरत होती है। इनवेरिएंट पैरामीटर, तो इनवेरिएंट पैरामीटर क्या हो सकता है, एस हो सकता है। एस मतलब जानते हो ना, यस सर, सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हाँ उसका रूट। और या तो जो है टाउ, ये प्रॉपर टाइम का मैं लिख देता हूँ, फोर इंटरवल एस आर प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम मतलब जानते हो ना यस सर। क्या होता है, T क्या is होता है equal to प्रॉपर T टाइम। naught upon under root 1 minus V square upon C प्रॉपर square. टाइम मतलब होता है टाइम इलेप्स्ड इन रेस्ट फ्रेम ऑफ एनी फ्रेम या एनी बॉडी। जैसे कोई आप हैं, आप अपने साथ जो घड़ी लेकर के चल रहे हैं, उसमें जो बज रहा है वही आपका प्रॉपर टाइम है, लेकिन दूसरा आपको देखेगा तो आपकी घड़ी उसके लिए सुस्त चलेगी। तो आपके लिए आपकी घड़ी क्या है, प्रॉपर है। ऐसे दूसरे के लिए दूसरी घड़ी प्रॉपर है, चाहे वो मूव कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। तो जो भी घड़ी रेस्ट फ्रेम में होती है उसका जो टाइम होता है उसको कहते हैं प्रॉपर टाइम। क्लियर। जी। तो जैसे यहाँ पे क्या था, इस केस में यहाँ पे क्यू आई और क्यू आई डॉट ये क्या थे, ये आपके टाइम डिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे टाइम पैरामीटर था। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है पर टाइम यहाँ पे पैरामीटर था। यहाँ पे क्या है, टाइम पैरामीटर नहीं है बल्कि पैरामीटर कुछ है। तो कई बार इसको ऐसा भी लिखते हैं, इसको स्पेसिफाई करने के लिए टी एक्स वाई एंड जेड, और ऐसे लिख देंगे टाउ करके, मतलब जो पैरामीटर है या एस पैरामीटर, जो भी जो आपकी मर्जी है वो आप यहाँ पे पैरामीटर को लिख देंगे। ठीक है। जी सर। हेलो, तो चलो अब हम लिखते हैं। तो इसको जो है जनरलाइज करते हैं, द जनरलाइजेशन। तो पहले तो हम लिखते हैं किसके लिए,
यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, टाइम पैरामीटर है, तो यहाँ पे हमने टी लिखा है, और हमारे इस केस में क्या है, पैरामीटर कौन है, एस है, तो डी एस लिख दिया, या टाउ लिखे, चलो टाउ ही लिखते हैं, या कर चलो एस कर देते, कोई दिक्कत नहीं, एस लिखो चाहे टाउ लिखो। और पार्शियल एल पार्शियल एल और ये क्या हो जाएगा, सी टी हो जाएगा पहले के लिए। जी तो हम इसको लिख सकते हैं, चल क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया इसका, हाँ, एक्स डॉट जीरो लिख सकते हैं, एक्स डॉट जीरो भी बताएं क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा पार्शियल एक्स जीरो टाइम के लिए। ओके, वेयर एक्स डॉट जीरो क्या हो जाएगा, डी एक्स जीरो बाई डी टाउ हो जाएगा, राइट, या डी एस हो जाएगा, यहाँ पे एस लिखे तो एस हो जाएगा। ओके, हेलो, यस सर, ऑडिबल है। ओके, तो अब जो है यहाँ पे हम देखते हैं, इसको इन जनरल आप लिखेंगे, इन जनरल, ये तो वन डायमेंशन के लिए हुआ। इसी तरह से आप डी वाई डी एस के लिए भी लिख सकते हैं, पार्शियल एल एंड पार्शियल एक्स वन डॉट, तो ये हो जाएगा पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स वन हो जाएगा। तो जो यहाँ पे है वही वहां पे भी है, तो इनफैक्ट आप क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एस और पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट म्यू लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल एल और पार्शियल एक्स म्यू हो जाएगा, राइट, होगा कि नहीं होगा। जी सर। पर एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, एल अभी भी क्लासिकल है, एल का रिलेटिविस्टिक फॉर्म हमको नहीं पता है, एल का रिलेटिविस्टिक फॉर्म हमको नहीं पता है, तो ये हमको डिस्कस करना है। तो मुझे लगता है कि हम इसको जो है कल डिस्कस करें, क्योंकि ये थोड़ा लंबा होने जा रहा है, इसलिए ये पेज हम छोड़ रहे हैं और इसको हम कल डिस्कस करें, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल हम पढ़ेंगे लैग्रैंजियन फार्मूलेशन, रिलेटिविस्टिक लैग्रैंजियन फार्मूलेशन, और उसमें कैसे जो है हम चीजों को फार्मुलेट करते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं प्लीज। सर ये जो सर। प्लेन गार्डन इक्वेशन है, हाँ, इससे सर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी रिलेटेड है सर ना, इक्वेशन ऑफ, कॉन्टिन्यूटी सर। हाँ वो हम आपको आगे दिखाएंगे ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी उसी से आएगा, और उसमें जो है कैसे आपका अभी क्या कहते हैं, फील्ड थ्योरी आएगी या फील्ड का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, ये सब डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा जो है आपको धीरे धीरे मैं वहां पे ले चलूंगा, एकदम शुरू से नहीं कूदना चाहिए। ओके सर। ठीक है, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। हाँ बताइए। हेलो। हाँ सर, ये हाँ जो हम बोलो। सेकंड क्वांटाइजेशन कर रहे थे, हाँ, इसमें सर हमारे फंक्शन को सर ऑपरेटर में कन्वर्ट करने पे चेंज क्या आ जाता है, मतलब ऐसा क्या इफेक्ट पड़ जाता है, ऐसा क्या सर रिवॉल्यूशन हो गया कि हमको इसको चेंज करने पे सब हमको फिर से पढ़ना पड़ रहा है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। इसका जो है आपको अभी आंसर हम आगे देंगे जब आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाएंगे ना, क्योंकि अभी अब तक आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिराक मेथड से, तो उसी का जब जनरलाइजेशन पढ़ाएंगे तब आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, तब सेकेंड क्वांटाइजेशन आपको ज्यादा क्लियर। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है, यहाँ पे आपने मैथमेटिक्स में फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा ना, तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, बहुत सारी मैथमेटिक्स आएगी बीच में, और हर एक का अपना कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, तो हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। थोड़ा सा आपको भी मेरे साथ धैर्य बनाए रखना होगा।
अगली कुछ क्लासेस में हम इसको आएंगे यहाँ पे कि कैसे जो है जो आपका फंक्शन है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में आ जाता है या ऑपरेटर फॉर्म में आ जाता है, उसको डिस्कस करेंगे हम एक्सप्लिसिटली। अभी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? हम्म।